नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक, बढ़िया, ओके। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए हमारा बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें आपके ढेरों सारी जानकारियां प्राप्त होंगी और लेते रहें अपनी जानकारियों को। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो और निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कोई दिक्कत, समस्या समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें अवगत कराते रहें। इन सारे गुणधर्मों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए हमारा चैनल आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और इसी अभिनंदन के साथ हम आपको आज 12th क्लास की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम में कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद अगला टॉपिक हमारा है धातुओं के निष्कर्षण का ऊष्मागतिकीय सिद्धांत, और वो है एलिंघम आरेख। तो इससे पहले भी क्या है कि आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी मिलनी चाहिए। और बेसिक जानकारी क्या है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे तो वो भौतिक प्रकृति की हो और चाहे वो रासायनिक प्रकृति की हो, उन सभी घटनाओं को घटने के लिए या चलने के लिए या चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा होती है गिब्ज मुक्त ऊर्जा। गिब्ज मुक्त ऊर्जा यानी गिब्ज का मतलब दी जाने वाली, मुक्त माने फ्री में, और ऊर्जा माने ताकत। जो फ्री में प्राप्त हो रही हो, मिल रही हो, और दी जा रही हो, तो हमारी क्या कहलाती है? गिब्ज ऊर्जा कहलाती है। हम इसका छोटा सा उदाहरण आपके दैनिक जीवन का पेश करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, यदि आप छत से पानी को नीचे लुढ़का दें, फैला दें, आने दें, तो पानी जो है वो स्वतः अपने आप ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और ऊपर से नीचे की ओर जब वो आएगा तो वो आने पर अपनी ऊर्जा का विमुक्तिकरण करेगा, यानी अपनी ऊर्जा को लॉस करेगा, अपनी ऊर्जा को खोएगा। तो जब वो अपनी ऊर्जा को खोएगा तो उसी को कहते हैं गिब्ज ऊर्जा। अब गिब्ज ऊर्जा का मतलब है उसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। तो वो जो गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम कहते हैं डेल्टा जी। और डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो प्रकृति में कुछ क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, उन स्वतः क्रियाओं को करने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब है उस घटक के अंदर, उस प्रक्रम के अंदर ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, और कमी हो रही होगी तभी वो प्रक्रम चालू होगा और चल रहा होगा। आगे ऐसी बहुत सारी, अब हमने क्या किया, अभी आपको एग्जाम्पल जो बताया था कि आप छत से जब पानी नीचे की ओर फेंकते हैं तो छत से पानी जब नीचे आता है तो वो अपने अंदर की ऊर्जा को विमुक्त करता है, निकालता है। तो करने का मतलब है कि उसकी डेल्टा जी जो ऊर्जा है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, वो उसमें कमी आती है। यदि अब आपको ये कहा जाए कि अब ये पानी जो है वो नीचे से ऊपर को चढ़ाया जाए, तो क्या पानी नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। जब पानी नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेगा तो उसको चढ़ाने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और वो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जो पानी ने ऊपर से नीचे आने में खर्च की होगी। तो पानी जो है ऊपर से नीचे अपने आप तो आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा सकता। तो प्रकृति में कुछ घटनाएं जो हैं वो अपने आप होती हैं, और जब वो घटनाएं अपने आप होती हैं तो उनके लिए या उनकी ऊर्जा का मान जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए, और ऋणात्मक होगा तभी ऊर्जाएं, क्रियाएं संभव होंगी। एक एग्जाम्पल तो हमारा ये रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भौतिक घटनाओं के बारे में। हवा चल रही है, अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और उसी हवा को आप पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएंगे
तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी जितनी ऊर्जा उसने आने में खर्च की होगी, तो हमें ले जाने में हमें उतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि ये बात है कि यहाँ पर आप लॉजिक लगा रहे होंगे कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसको ग्रेविटी फोर्स खींचेगा। हाँ, ग्रेविटी फोर्स खींचेगा, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा भी तो खर्च होगी जब ऊपर से आएगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऊर्जा खर्च होगी। इसका मतलब है कि ऊर्जा कहीं न कहीं खर्च हुई होगी, तभी वो पानी हमसे नीचे से ऊपर ले जाने में ऊर्जा को खर्च करवा रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को, पदार्थ को, द्रव्य को न तो खत्म किया जाता है और न बनाया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न खर्च किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बदलने की प्रोसेस वही आ गई फिर कि जब हम ऊपर से पानी को गिराते हैं तो बीच में किसी टरबाइन को लगा देते हैं। अगर हम टरबाइन को लगा देते तो जो पानी जब टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन घूमने से क्या होगा, मोटर घूमेगा, और मोटर घूमने से क्या है, बिजली बनेगी। तो जो बिजली बनेगी, विद्युत जो बनेगी, वो कितनी बनेगी, उसको स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद फिर हम जो पानी हमारा नीचे आया है उस पानी को वापस उसी दिशा में भेजने के लिए वही ऊर्जा का काम हम मोटर लगा करके ऊपर भेजने में कर सकते हैं। तो हुई ना, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर आया तो उसने ऊर्जा खर्च की, और उस ऊर्जा को टरबाइन के द्वारा हमने बैटरी में कन्वर्ट कर लिया। और जब हम पानी को स्वतः वापस नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वही बैटरी की ऊर्जा उस जनरेटर को घुमा करके, उस मोटर को घुमा करके, मोटर को घुमा करके पानी को फिर ऊपर चढ़ा देगी। तो ऊर्जाओं का क्या हुआ, ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गई। लेकिन न तो ऊर्जा को खर्च किया जाता है और न ऊर्जा को बनाया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो न तो नष्ट होती हैं और न कभी बनाई जा सकती हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रम क्या है, यहाँ कुछ क्रियाएं जो हैं वो अपने आप होती हैं। क्रियाएं जो है वो अपने आप होती हैं। तो उन अपने आप होने वाली क्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो वो क्रियाएं स्वतः चलेंगी। उन क्रियाओं को चलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लें हम कि यदि हमने दूध में दही मिला के रख दिया है, छाछ मिला के रख दी है, तो दही का बनना स्वाभाविक है। यह क्रिया अपने आप प्रारंभ होती है। इस अपने आप प्रारंभ क्रिया को प्रारंभ करने के लिए डेल्टा जी जीरो का मान ऋणात्मक होना जरूरी है। क्या किसका, डेल्टा जी जीरो का मान ऋणात्मक होना अति आवश्यक है। बगैर इस डेल्टा जी जीरो ऋणात्मक हुए कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ एलिंघम आरेख में भी यही चीज़ आपको समझाई गई है कि कौन सा आरेख किस आरेख के लिए अपचायक का काम करेगा और किस आरेख के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो जो हमने पिछले सांद्रण विधियों द्वारा अयस्कों से धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त किए थे, अब उन धातुओं के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण किस तरीके से किया जा सके, उसके लिए हमारा एलिंघम आरेख दिया गया है। अब इस एलिंघम आरेख की थोड़ी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करेंगे ताकि उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी घटनाएं हैं, डेल्टा जी का जो मान है वो हमारा एक समीकरण होता है मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच यानी इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल्टा एस। इस समीकरण पर डेल्टा जी का मान निर्भर करता है। इस समीकरण, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण है। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में कमी है, और ये क्या हमारा टेम्परेचर है, और ये हमारा क्या है, एंट्रोपी है। ये एंट्रोपी में परिवर्तन है। अब एंट्रोपी की बात करें, डेल्टा जी जीरो तभी आप समझ में आ जाएगा कि एक मुक्त ऊर्जा होती है, बताइए, हमने पहले भी चर्चा भी कर रहे थे। डेल्टा एच क्या होती है, जो किसी सिस्टम के, किसी तंत्र के, किसी घटक के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अच्छे तरीके से समझे तो टी क्या है, टी हमारा टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर में हम क्रिया कर सकते हैं। और डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस क्या है, अनियमितता। अनियमितता
अव्यवस्था भी कहते हैं इसको, अव्यवस्था। तो इसका मतलब क्या है कि कणों के अंदर, पदार्थों के कणों के अंदर जितनी ज़्यादा अनियमितता होगी, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी, उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक हम आपको तथ्य बता दे रहे हैं, हमारे पास क्या है, ठोस। ठोस से क्या चलेंगे हम, द्रव, और द्रव से क्या चलेंगे हम, गैस में। किस में चलेंगे, गैस में। तो ठोस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल नियरेस्ट सटे हुए होते हैं और गति भी नहीं करते हैं। अर्थात ठोस को, ये हमारा जो पदार्थ है, इस पदार्थ को पकड़ने के लिए हमें कोई ज़्यादा ताकत का खर्च नहीं करना पड़ना है, ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं लगानी है। यह जो है वो हमने बस नीचे पकड़ा और सीधा ऊपर की ओर खड़ा है, चाहे इस तरीके से करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात इनके कण जो है वो व्यवस्थित तरीके से हैं। अगर हम इतने ही द्रव्यमान के किसी द्रव को ले लें तो हम उस द्रव को इतने आसानी से ऐसे पकड़ के दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते, क्योंकि उनके कणों के बीच में क्या हो गई, बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई। वो कण जो है वो इधर उधर भागना चाह रहे हैं। अगर हम इतने ही भार का पानी ले लें तो हमें इन हाथों में रोकने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उनके कणों के बीच की क्या हो गई, अनियमितता बढ़ गई। तो अनियमितता और अव्यवस्था बढ़ जाने से एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। अगला आया गैस। तो गैस के कणों को हम ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे भी नहीं रोक सकते। उन गैस के कणों को रोकने के लिए हमें इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और बंद भी ऐसे नहीं कि ऐसे ही हाथ खुला रख दिया या हल्का सा कर दिया, गैस जो है वो यहाँ से उड़ जाएगी। इस सिस्टम को क्लोजली टाइट करना पड़ेगा अगर उनकी अव्यवस्था को व्यवस्था बनाई रखनी है। तो क्या हो गया, तो कणों के अंदर जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और एंट्रोपी का मान जितना ज़्यादा होगा, T इंटू डेल्टा एस का मान उतना ही ज़्यादा ऋणात्मक होगा। और जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, इसमें से मान घटाने पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा। यहाँ पर हम एक तथ्य और बता दे रहे हैं। हमारे पास लकड़ी का क्या है, मोटा पिंड। ये लकड़ी का मोटा पिंड है। अब इस लकड़ी के मोटे पिंड को जलाएं तो हम आसानी से नहीं जला सकते, बहुत देर में आग पकड़ेगा और जलाने में भी इसमें कठिनाई आएगी। अगर हम इसमें क्या करें, इनके कणों को छील छील के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और फिर इसको जलाएं तो ये आसानी से जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि इनके कणों के बीच की जो एंट्रोपी है वो बढ़ गई, धनात्मक हो गई। तो किसी भी कण की जितनी भी ज़्यादा एंट्रोपी हो जाती है, कण या पदार्थ उतना ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो यहाँ पर भी सॉरी तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यही बात की गई है कि पदार्थों के अंदर, धातुओं के अंदर, अयस्कों के अंदर, धातुओं के ऑक्साइडों के अंदर जो कण हैं, उन कणों के अंदर जितनी ज़्यादा अनियमितता होगी, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी, उस अव्यवस्था का गुणा हम जो है धनात्मक अव्यवस्था बढ़ेगी तो धनात्मक होगी। तो इसमें क्या होगा, ये मान बढ़ जाएगा और ये मान जो है वो का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो पहले जो था वो भी तो है। तो जैसे लकड़ी के अंदर लकड़ी का पिंड है तो उसके लकड़ी की इंटरनल एनर्जी है वो तो है ही है, केवल हमें क्या करनी है, उसकी व्यवस्था को अव्यवस्थित करना है। तो जितना ज़्यादा अव्यवस्थित करेंगे, लकड़ी की जलने की क्रिया जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी का मान उतना ही ज़्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। फिर एक बार समझा रहे हैं आपको, किसी भी पदार्थ के अंदर जितनी ज़्यादा अनियमितता हो जाएगी, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था हो जाएगी, डेल्टा एस का मान उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, ज़्यादा। जब ये मान ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस के टी इंटू डेल्टा एस का मान जो है वो पूरे का पूरा क्या होगा, ज़्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। और ज़्यादा ऋणात्मक में से डेल्टा एच के मान को घटा देंगे तो डेल्टा जी बराबर कैसा आएगा, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा जी बराबर नेगेटिव आएगा तो क्रिया कैसी होगी, संभव होगी। क्रिया कैसी होगी, संभव होगी, क्रिया संभव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब आगे यहाँ देखेंगे। यहाँ देखने के लिए क्या है, हमारे पास ये जो दिए हैं वो डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी के मान दिए हैं। यानी ये जो मान दिए वो किसके दिए हैं,
डेल्टा जी के मान दिए। जीरो मान सकते हैं, क्योंकि जीरो मान सकते हैं क्योंकि हमने मात्रा जो है वो नियत ले रखी है। नीचे हमने क्या ले रखा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर दोनों कंडीशन में ले रखे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में भी ले रखा है और केल्विन में भी ले रखा है। तो नीचे जो मान दिए हैं वो सब केल्विन में दिए हैं, नीचे जो मान दिए हैं वो सारे केल्विन में दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जो हमने ये ग्राफ खींच रखी ये ग्राफ जो हैं जिनके मान जिन ग्राफों के मान जो है वो धनात्मक होते चले जाते हैं, अर्थात कम ऋणात्मक रहते हैं, वो नीचे वाले किसी भी ग्राफ के लिए अपचायक का काम नहीं करेंगे, नीचे वाले किसी भी ग्राफ में से धातुओं का निष्कर्षण नहीं करेंगे। नीचे वाली धातुएं जो होती हैं जिनके ग्राफ नीचे हैं वो ऊपर वाली धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो जिनके मान नीचे ऋणात्मक हैं, जैसे हमने ले लिया ये MgO, मैग्नीशियम की ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ले ली, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये ऊपर वाली रिएक्शन के लिए अपचायक का काम करेगी। अर्थात हमारा क्या है कि नीचे वाले का मान जो है वो 1100 से ज़्यादा ऋणात्मक है, ऊपर वाले का मान ये तो 1100 ही है, ये क्या है यहाँ पर, इसका मान जो है वो माइनस के 1100, ये किलोजूल प्रति मोल में है, किसमें, किलोजूल प्रति मोल में, और ये जो मान है वो 1100 से कुछ कम है कितना है, 1100 से कुछ कम। तो देखिए ऐसे इसका मान कैसा हुआ, ऋणात्मक, और इसका मान कैसा हुआ, धनात्मक हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास मान क्या है, हमारे पास है डेल्टा जी, किसके लिए, Mg से MgO के लिए, MgO के लिए कैसा है, नेगेटिव, कैसा मान है, नेगेटिव। और जो हमारे पास है किसका, डेल्टा जी जो मान है वो किसके लिए, हमारे पास Al से Al2O के लिए जो है वो है हमारा कैसा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना में ये धनात्मक होगा। भाई हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, माइनस के 1100, और ये हमारे पास क्या है, माइनस के 1070। तो जब इनको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, तो देखिए ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव मान, इसकी तुलना में ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो माइनस का मान कितना आएगा, ये 30 किलो जूल प्रति मोल आएगा। अब माइनस का किसका ज़्यादा है, इसका, जब इसका ज़्यादा है तो ये किसका काम करेगा, अपचायक का, किसका काम करेगा ये, यानी कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे कि जिन ग्राफों के मान नीचे हैं ऊपर वाले ग्राफों से, वे नीचे वाले ग्राफ जो है वो ऊपर वाले ग्राफों के लिए अपचायक का काम करेंगे। ये वाला ग्राफ जो है वो इसके लिए अपचायक का काम करेगा, ये वाला ग्राफ इसके लिए अपचायक का काम करेगा, ये वाला ग्राफ इसके लिए अपचायक का काम करेगा। तो ये हमें मान लेना, एलिंगम आरेख में यह चीज़ प्रदर्शित की गई है कि जिनका डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है वो ऊपर वाले के लिए किसका काम करेंगे, अपचायक का काम करेंगे, क्योंकि नीचे वाले की तुलना में ऊपर वालों का डेल्टा जी का मान कैसा है, धनात्मक है, ज़्यादा है, नीचे वालों का मान कम है अर्थात ऋणात्मक है। तो नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु के लिए अपचायक का काम करेगी। तो यहाँ पर जो क्रिया संभव होगी वो क्या होगी, वो क्रिया इस तरीके से होगी कि हमने लिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस उसमें हमने मिला दी Mg, और Mg का जो मान है वो कैसा, ऋणात्मक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगी, प्लस हमें मिलेगा MgO, अर्थात मैग्नीशियम जो है वो स्वतः Mg ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, मैग्नीशियम जो है वो स्वतः Mg ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, ऑक्सीकृत होगी। तो वो स्वतः होगी तो इसका मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेगी और अपने को किस में कन्वर्ट कर देगी, MgO में कन्वर्ट कर देगी। तो ये किसका काम कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है ये, अपचायक का, क्योंकि इसका डेल्टा जी का मान जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, उच्च ऋणात्मक है इसकी तुलना में। तो संभव होगी क्रिया। आगे कहाँ तक संभव होगी, किस तापमान तक संभव होगी, ये दोनों ग्राफ जिस तापमान पर एक दूसरे को काट नहीं देते, काट देंगे तो अब क्या है, इस तापमान पर काट दिया, यहाँ पर जो है, जो हम यहाँ कहते हैं इसे ए कहते हैं, ए का बिंदु ए से प्रदर्शित कर लिया, ये हमारे कहलाते हैं परिच्छेदी बिंदु, क्या कहलाते हैं, परिच्छेदी बिंदु कहलाएंगे।
ये हमारे परिच्छेदी बिंदु कहलाएंगे। और परिच्छेदी बिंदु पर डेल्टा जी का मान जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर हम इसको ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर लें यहाँ की ओर, तो ये मान लीजिए कि हमारा 800 माइनस के 800 इसका भी और माइनस के 800 इसका भी है। तो एक हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर ये जो मान है वो जीरो आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ये जीरो आएंगे। और जब जीरो आएंगे तो इसको क्या कहते हैं, हम परिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इस परिच्छेदी बिंदु पर ना तो अभिक्रिया ऑक्सीकारक का काम होगा, ना हमारा अपचाय का काम होगा, यहाँ पर कोई भी क्रिया संभव नहीं होगी। तो वो अब इस लंब को यहाँ डालेंगे हम, अगर इसको हम यहाँ डालें तो ये हमारा जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इन दोनों ग्राफों के लिए परिच्छेदी बिंदु का काम करेगा। उस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर से पहले क्या होगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम का अपचयन करेगा, अर्थात ये क्रिया संभव होगी। और ये हमारा टेम्परेचर कौन सा हो गया, ये हम टेम्परेचर ले रहे हैं 1200 से लेकर के 800 के बीच में आ गया, अर्थात 1175 मान लिया हमने। क्या मान लिया, 1150 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 1150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ये क्रिया संभव होगी। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो इस T पर पहुंच जाएगा, वही क्रिया यहाँ पर ये बंद हो जाएगी। परिच्छेदी बिंदु से आगे चलें, तो परिच्छेदी बिंदु से आगे चलने को क्या हो गया, ये ग्राफ जो है वो इसको प्लॉट करके ऊपर की ओर ले जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। और ये ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आ गया, अर्थात जो एल्यूमिनियम का ग्राफ है उसका मान जो है वो घट गया और मैग्नीशियम का ग्राफ का मान कैसा हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ जाने पे क्या होगा, मैग्नीशियम का मान जो है वो धनात्मक हो गया और इसका मान ऋणात्मक हो गया। उस समय यानी 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर क्या होगी क्रिया ये होगी कि MgO के ऑक्साइड से एल्यूमिनियम क्या करेगा, उल्टी क्रिया करना प्रारंभ कर देगा, अर्थात क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और Mg धातु का अपचयन हो जाएगा। कब, 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, क्योंकि अधिक तापमान पर ये ग्राफ जो है वो एक दूसरे को छोड़ करके दूर चलेगा और उल्टी दिशा में चलेगा। जिसका मान कम था उसका मान ज़्यादा हो गया और जिसका मान ज़्यादा था उसका मान कम हो गया। तो इस ग्राफ में इसी प्रकार के परिच्छेदी बिंदु बहुत सारे हैं, जहाँ एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काटता है। ये ग्राफ जो है उसको यहाँ काटता है, यहाँ काट रहा 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 है। ये ग्राफ जो है वो सभी के लिए परिच्छेदी बिंदु का काम करेगा। और उन परिच्छेदी बिंदुओं का तापमान, ये नीचे हमारा इस पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ नीचे तापमान आएगा, इस तापमान पर यह क्रिया जो है वो संभव नहीं होगी। तो यह एक जो कारक है हमारा, वो कौन सा कारक है, कार्बन। कार्बन जो है वो सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग तापमान पर, सभी क्रियाओं के लिए, इसके लिए इस तापमान के बाद, यानी इसके लिए क्या है, इस परिच्छेदी बिंदु के बाद जो भी तापमान होगा इस तापमान पर कॉपर का निष्कर्षण करेगा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निष्कर्षण करेगा। इस तापमान से नीचे के तापमान पे क्या होगा, ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलेगा। इस परिच्छेदी बिंदु पर आयरन के ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण करेगा। इस परिच्छेदी बिंदु पर क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड का जिंक का निष्कर्षण करेगा। इस परिच्छेदी बिंदु पर क्या होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम का निष्कर्षण करेगा। इस परिच्छेदी बिंदु से क्या होगा, वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेगा। तो कुल मिला के ये हमारा जो एलिंगम आरेख है वो ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सभी धातुओं के ऑक्साइडों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए अलग अलग तापमान पर अपचायक का कार्य करेगा। तो वो अपचायक का कार्य करने का मतलब क्या है कि हमारा वो कार्बन है, जो कार्बन सभी धातुओं के लिए अलग अलग तापमान पर जो परिच्छेदी बिंदु से नीचे ग्राफ चला जाता है उस तापमान से आगे के लिए वो उस धातु के ऑक्साइड के लिए अपचायक का काम करेगा। और उस तापमान से पहले हमने यहाँ ले लिया, यहाँ इस तापमान पर यह जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेगा। लेकिन इस तापमान से पहले इधर की ओर जो है
वो हमारा ग्राफ, इसका मान होगा धनात्मक और इसका मान कैसा हो रहा है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये अपचय का काम नहीं करेगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एलिंगम आरेख यह बताता है कि कौन सा पदार्थ किस धातु के लिए किस तापमान पर अपचय का काम करेगा। उसके लिए डेल्टा जी का मान जो है स्वतः करेगा, इसमें आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हमारा क्या है, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी बात है। तो क्या होती हैं, जब कोई दो अभिक्रियाएं संयुक्त होती हैं, जब कोई दो अभिक्रियाएं संभव चलती हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ले लिया हमने एक डेल्टा G1 प्लस दूसरा ले लिया डेल्टा G2। इन दोनों के मान क्या होंगे, डेल्टा G के बराबर मान ले रहे हैं, और वो मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगा, तो अभिक्रिया संभव होगी। तो अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। तो ये हमारा एलिंगम आरेख के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हमने किसी के लिए ले लें, हमारे पास जो डेल्टा G1 है, वो डेल्टा G1 हम ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेल्टा G1 ये। तो वो किसके लिए है, Mg से MgO बनाने के लिए। और डेल्टा G जो है वो हमने ये ग्राफ नंबर 1 ले लिया, ये ग्राफ नंबर 2 ले लिया। हम इन दोनों ग्राफों की बात कर रहे हैं कि कौन सा अपचय का काम करेगा, कौन सा ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम डेल्टा G0 क्या ले लिया, Al से Al2 और O3 प्राप्त हो रहा है। यदि इन दोनों का योग, क्योंकि एक का मान धनात्मक होगा, एक का मान ऋणात्मक होगा, जिसका ग्राफ नीचे की ओर है उसका मान ऋणात्मक होगा, और जिसका ग्राफ ऊपर की ओर है उसका मान धनात्मक में लिखा जाएगा। बाकी का क्या बचेगा, बाकी का यदि ये बचता है नेगेटिव, तो नीचे वाली क्रिया जो है वो ऊपर वाली क्रिया को अपचयित करेगी, यानी ये उल्टी दिशा में चलेगी तो ये सीधी दिशा में, लेकिन ये उल्टी दिशा में कन्वर्ट होगी। कैसी होगी, उल्टी दिशा में। अब हम इसके लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास होगा Al2 और O3, क्योंकि जब हम क्रिया उल्टी दिशा में करेंगे तो हमारा मान वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, Al2O3 लिया, इसमें हमने क्या मिलाया, Mg मिलाया। तो Mg मिलाने के बाद डेल्टा G का मान ऋणात्मक है और आएगा। तो यह Mg जो है, क्योंकि Mg की यह क्रिया संभव होगी स्वतः, क्योंकि डेल्टा G का मान ऋणात्मक है, तो स्वतः संभव होगी। तो क्या बनेगा आपका, MgO बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं और रोक सकता भी नहीं, ये स्वतः हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, क्योंकि ये तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इसके लिए ऑक्सीजन आएगी एल्यूमिनियम से। तो अब बचेगा क्या, हमारा 2Al बचेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर देंगे, और रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो ये एलिंगम आरेख इसलिए बनाया गया है। तो दोनों अभिक्रियाओं को संतुलित करके देखा जाएगा, बाकी की आपको समझने के लिए यहाँ पर ये है। तो एलिंगम आरेख के द्वारा कौन सा ऐसा घटक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सभी अभिक्रियाओं के लिए, सभी धातुओं के ऑक्साइडों के लिए अपचय का काम करता है, तो वो है कार्बन, कोयला, कोक। इसीलिए हम अयस्कों के निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं, अयस्कों के बारीक चूर्ण में क्या मिलाते हैं, कार्बन या कोक मिलाते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आगे हम जो है वो धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बताएंगे। इसके कुछ पॉइंट है, वो हम आपको पॉइंट आगे बताएंगे। तब तक के लिए हमें छुट्टी दें, ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए सक्रिय रहें और वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।